नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, मुक्तिबोध या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। फैंटेसी को अनुभव की कन्या मुक्तिबोध जी ने कहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी संसार का सर्वाधिक शोकगीत माना गया है। आपको बताना है कि हिंदी संसार का सर्वाधिक शोकगीत किस रचना को माना गया है। आपके पास ऑप्शंस में है सरोज समृति, अनामिका, कामायनी या बापू समृति। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सरोज समृति को सर्वाधिक शोकगीत माना गया है। इसकी रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि निराला जी की पुत्री का निधन हो गया था 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, उसके स्मरण करते हुए इन्होंने इस रचना का वर्णन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है संबंध, अनुमति, भक्ति या उत्पत्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का क्या अर्थ है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है? उत्पत्ति। हमारा अगला प्रश्न है, अदम्य जीवन रिपोर्टाज के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है अमृत राय, रामविलास शर्मा, रांगे राघव या उपेंद्रनाथ अश्क। तो इसका सही उत्तर होगा अदम्य जीवन, जो कि रिपोर्टाज विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है उनका नाम आपको बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अदम्य जीवन रिपोर्टाज के लेखक है आपके रांगे राघव। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती का उपन्यास है। आपके पास ऑप्शंस में है इन्हीं हथियारों से, 55 खंबे लाल दीवारें, दिलो दानिश या अमलतास। तो इसका सही उत्तर होगा, साथियों अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, दिलो दानिश की रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती। ये इनका जो उपन्यास है ये है इनका 1993 का उपन्यास। ठीक है, आपका प्रश्न यही खत्म नहीं होता है। अब आपने मुझे ये बताना है कि जो आपके पास इन्हीं हथियारों से उपन्यास दिया गया है इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, इन्हीं हथियारों से अमरकांत। ठीक है, अमरकांत जी का उपन्यास है ये। 55 खंबे लाल दीवारें, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, उषा प्रियंवदा। ठीक है, अमलतास शशि प्रभा शास्त्री। बिल्कुल सही, शशि प्रभा शास्त्री जी। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। हमारे से पूछा गया था कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा है इसमें से? दिलो दानिश। इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी की रचना है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा जी की रचना है और अमलतास शशि प्रभा शास्त्री जी की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर होगा
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, राजेंद्र यादव जी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। बाकी जो ये तीनों दिए गए हैं, डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रेरणा कहानी की लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है निर्मल वर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, प्रेरणा कहानी के लेखक कौन है? किसकी कहानी है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेरणा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि महादेवी वर्मा जी की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है निहार, नीरजा, रश्मि या संध्या गीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संध्या गीत नहीं होगा, सांध्य गीत है इनकी रचना। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रश्मि रचना महादेवी वर्मा जी की बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, और कई बार इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है, जो निहार इनकी रचना है उसका समय क्या माना जाता है? 1923 ईस्वी की रचना। ठीक है, और नीरजा 1934 ईस्वी की रचना है इनकी। रश्मि 1932 ईस्वी की है और सांध्य गीत इनकी 1936 ईस्वी की रचना है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और प्लीज वीडियो को हाइप भी अवश्य कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग कहलाया? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग कहलाया? आपके पास ऑप्शंस में है भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल या आदि काल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, और साथ में ये भी बताना है कि किसने कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है या कहा गया है। ठीक है, और भक्ति काल का समय क्या माना जाता है? संवत, बताइए, 1375 से कब तक? 1700 तक। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है? बिल्कुल सही। किसने दी है? श्याम सुंदर दास ने। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपने याद रखना है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा है। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी है। किसने दी है? बताइए, भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी है? बिल्कुल सही। अगर हम स्वर्ण काल की बात करें तो भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है सिंधी, भोजपुरी, गुजराती या संस्कृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? बिल्कुल सही। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अब आपने मुझे बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, भोजपुरी। ठीक है, बाकी ये तीनों भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और गिलानी या आचरण की सभ्यता। एक बार ऑप्शंस को ध्यान से सुनिए। ऑप्शंस में है कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और गिलानी या आचरण की सभ्यता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह जी का नहीं है और साथ में फिर आपने ये बताना है कि किसका है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। लज्जा और गिलानी अध्यापक पूर्ण सिंह जी का निबंध नहीं है। किसका है ये? बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, बाकी जो ये तीनों निबंध दिए गए हैं वो किसके हैं? सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह जी के। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। बताइए, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, ब्रह्मा किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी को। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्या कहा जाता है? रुद्र, या आप बोल सकते हैं महादेव। ठीक है, और महादेवी वर्मा जी को शक्ति दुर्गा। ठीक है, छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत जी को, जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को रुद्र और महादेव, और महादेवी वर्मा जी को शक्ति दुर्गा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी को किस छंद में लिखा गया है? आपके पास ऑप्शंस में है सवैया, हरिगीतिका, तोटक या कवित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कामायनी किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? बिल्कुल सही, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और अगर हम इसके समय की बात करें तो यह इनकी 1935 ईस्वी की रचना है जिसमें 15 सर्ग है। ठीक है, अब आपने मुझे ये बताना है कि जो यह रचना है वो किस छंद में लिखी गई है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कामायनी जो है वो तोटक छंद में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काका कालेलकर जी का यात्रा वृतांत है? आपके पास ऑप्शंस में है ज्योतिपुंज हिमालय, सूर्योदय का देश, कबाड़ खाना या अप्रवासी की यात्राएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से काका कालेलकर जी का यात्रा वृतांत कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सूर्योदय का देश काका कालेलकर जी की रचना है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ज्योतिपुंज हिमालय के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, ज्योतिपुंज हिमालय किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की। और कबाड़खाना ज्ञान रंजन की। बिल्कुल सही। और अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र जी की। ठीक है,
अगर आप चाहे तो साथ साथ में इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। सूर्योदय का देश काका कालेलकर जी की रचना है। कबाड़ खाना ज्ञान रंजन जी की रचना है। और अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, युगल शतक किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है ध्रुवदास, हित हरिवंश, श्रीभट्ट या गंगकवि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये रचना जो है वो बार बार हर परीक्षा में पूछी जाती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। युगल शतक किसकी रचना है? श्रीभट्ट जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है तद्भव, तत्सम, देशज या संकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए व पढ़िए, उसके बाद ही अपना उत्तर देना। प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ऐसे शब्द जो है वो तत्सम कहे जाते हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में मूल रूप से आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का जन्म काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। आपके पास यहाँ पर अष्टछाप के कवियों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि जन्म काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है सूरदास, कुंभनदास, नंददास और कृष्णदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जन्म काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कुंभनदास, जिनका जन्म कब हुआ था? कुंभनदास जी का जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1468 ईस्वी में। और सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। और कृष्णदास जी का 1495 ईस्वी में। और नंददास का 1533 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है, अगर हो सके तो प्लीज वीडियो को हाइप भी कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। आपको बताना है कि इनमें से सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, वियोगी हरि या अनूप शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों इससे पहले वाले प्रश्नों पर हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। जिन्होंने इसे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि कौन है? वियोगी हरि जी। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, इससे आगे वाले प्रश्नों पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।